हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और इस वीडियो में मैं आप सबके सामने लेकर आई हूं टीजीटी 2022 का क्वेश्चन पेपर। उसका हम सॉल्यूशन करेंगे जो कि सब्जेक्टिव स्पेशल होगा आपका, जो 60 मार्क्स का आता है। बच्चों ने कहा कि मैम 60 मार्क्स वाला पेपर प्लीज़ सोल्व करवाइए, तो उन्हीं के कहने पर मैं ये लेकर आई हूँ। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स बच्चे करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और उनकी जो आज्ञा होती है उसकी अवहेलना करने का मेरा मन नहीं करता। इसी के लिए मैं एक वीडियो आप सबके सामने लेकर आई हूं, जो कि टीजीटी लेवल 2 2022 का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। सब्जेक्टिव स्पेशल होगा, वो हिंदी के 60% हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और 2022 का कॉमन पार्ट 15 नंबर की जो हिंदी आती है वो भी मैंने सॉल्यूशन करके डाल दिया है। एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैंने हर एक ऑप्शन को डिस्क्राइब करके बताया है। हो सकता है अगला एक ऑप्शन उसका आपका अगला क्वेश्चन बन जाए, इस बार एक प्रश्न बन जाए। तो प्रश्न नंबर 91 से आपके शुरू होते हैं। यहाँ से टोटल आपके 60 प्रश्न आते हैं। 150 तक के 91 से लेकर 150 तक के प्रश्न हम इसमें सॉल्व करेंगे। एस्टेट के जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए बता रही हूँ, प्रश्न नंबर 91 से लेकर और 150 तक आपके हिंदी सब्जेक्ट के आते हैं। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी टाइम के। तो वन के मार्ग में किस विधा की रचना है? देखो, ये वन के मार्ग में ये कविता मैंने आपको पढ़ा रखी है। बसंत भाग 1 हम संपूर्ण करवा चुके हैं। बसंत भाग 2 के कुछ एक अध्याय रहते हैं। बसंत भाग 3 लगभग मैंने पूरी करवा दी है। और बसंत भाग 3 के तो मैंने एमसीक्यूज भी अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर डाल दिए हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं प्लीज़ जल्दी जाकर देखें, अभी 10 दिन ये आपके पास शेष हैं। तो वन के मार्ग में ये विधा की दृष्टि से एक कविता है और ये मेरा ही अपना पेपर है जो मैंने पिछली बार दिया था और काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें आए थे। तो ये है आपका वन के मार्ग में एक हिंदी की विधा की दृष्टि से एक कविता है। और आपको एक बात बता देती हूँ, शॉर्टकट जो बच्चा ये चाहता है कि मेरे पास चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, तो टीजीटी की एक बसंत बाग 1 और बसंत बाग 2 और 3 की विषय सूची के नाम से मैंने एक वो बना रखी है, वीडियो बना रखी है। उसमें सभी के अध्याय हैं और विधा की दृष्टि से वो कविता है, निबंध है, कहानी है, क्या है और क्या उसमें वो मैंने करवा रखी है। उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। और जो बच्चा टॉपिक वाइज पढ़ना चाहता है, अध्याय वाइज पढ़ना चाहता है, तो वो भी हमारे एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर पढ़ सकता है। तो वन के मार्ग में ये मैंने लाइन टू लाइन व्याख्या करके कविता पढ़ा रखी है, आप पढ़ लेना। और तो ये विधा की दृष्टि से एक कविता है। एक नंबर बिल्कुल फोकट का था यहाँ पर। प्रश्न नंबर 92 है। ऑप्शन में जहाँ जरूरत पड़ेगी वहीं पढ़ूंगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। निम्न कथनों पर विचार करते हुए असंगत कथन छांटना है। विभावना विरोध मूलक अलंकार है। राम नाम सुंदर करतारी, सन से विहग उड़ावन हारी, पंक्ति में पारंपरिक रूपक अलंकार है। मनो कठिन आंगन चली, ताते राते पाव, वस्तु प्रेक्षा अलंकार है। उ- उपमान की अपेक्षा उपमेय के गुणोत्कर्ष वर्णन को व्यतिरेक अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको असंगत छांटना है। तो ये जो तीनों हैं आपके बिल्कुल सही हैं। अब आपको इनमें ध्यान क्या रखना है, ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। देखो, जहाँ पर उपमान की अपेक्षा उपमेय को ज़्यादा अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है या उपमेय में ज़्यादा अधिक गुण दर्शाए जाते हैं, वहाँ पर आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। और जहाँ पर मनो मानो जो जनु होता है वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, मैंने बताया था। और ये क्या है, ये रूपक अलंकार ही है यहाँ पर। अब यहाँ पर असंगत ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर विभावना जो है, विभावना में बिना किसी कार्य के, बिना किसी कारण के ही काम होता हुआ बताया जाता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिना पैरों के चले, कोई बिना पैरों के चल सकता है, बिना आंखों के देखे, अगर ऐसी बातें कही जाती है, अर्थात जहाँ पर आपको बिना शब्द मिल जाए, बिना या बिनु मिल जाए, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। तो यही हमारा असंगत था। बहुत थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम इसको, प्रश्न ज़्यादा हैं। रीतिकाल के संदर्भ में असंगत कथन चुनना है। चिंतामणि के अनुसार रीति रीति सुभाषा वनित कवित की वनरत सुबुद्ध अनुसार है। ये पंक्ति है। आचार्य देव अभिधा शब्द शक्ति युक्त काव्य को उत्तम काव्य कहते हैं एवं तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना करते हैं। तो यहाँ पर आपको असंगत बताना है, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है।
और ये बात भी बिल्कुल सही है कि आचार्य देव जो हैं अभिधा शब्द शक्ति को ही सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। और घनानंद के काव्य भाषा की क्या विशेषता है कि वो भावजन्य वक्रता की प्रधानता, लाक्षणिकता एवं गहन पीड़ा की अभिव्यक्ति है। ये बात भी बिल्कुल सही कही गई है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि बच्चों आप डिटेल पढ़िए, डिटेल पढ़ने में विश्वास रखिए। अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तभी आप इस तरीके के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आचार्य घनानंद जी के बारे में भी ये बात बिल्कुल कही गई है। आचार्य शुक्ल रीति काल को श्रृंगार काल कहने के संदर्भ में पूर्णतः असहमत है। देखो ये बात यहाँ पर असंगत है। ठीक है, श्रृंगार काल वैसे विश्वनाथ जी ने कहा है ये। ठीक, और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 93 के बाद प्रश्न नंबर 94 आ जाता है। राष्ट्रभक्ति में प्रयुक्त समास है। राष्ट्रभक्ति मतलब इसका आप पहले विग्रह करेंगे। राष्ट्र के लिए भक्ति, तो के लिए विभक्ति चिन्ह आ गया, तो ये आपका संप्रदान तत्पुरुष हो गया। के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो के लिए आते ही आपको पता है कि इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। अब कायाकल्प उपन्यास के लेखक कौन है? तो कायाकल्प जो है ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है। अब ये देखिए प्रश्न नंबर अगला 96, विलोम शब्द युग्म नहीं है। कौन सा मतलब विलोम नहीं है, छांटना है आपका। तो संस्कृति का विकृति, ये बिल्कुल सही है। और जब आप पीजीटी एस्टेट 2022 का सॉल्व करेंगे तो उसमें भी ये बात सेम आई हुई है। और आपको इस तरीके से ऑप्शन को पढ़ते हुए जाना है। अब यहाँ से आपको इसने पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो युग्म तो इसमें ये सही नहीं है। निराशा का क्या होना था? आशा होना था। और इसने क्या कह दिया? आशावान। तो इस तरीके से जिस सेंस में इसने प्रश्न पूछा है उसी सेंस में आपका उत्तर भी होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब जो 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ से 3 विलोम शब्द आपको याद कर लेने चाहिए। संस्कृति का विकृति होगा, नैसर्गिक का कृत्रिम होगा और विहित का निषिद्ध होगा। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96 के बाद प्रश्न नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये संप्रदाय हैं और ये सारे संप्रदाय मैंने भक्ति काल के अंतर्गत अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर पढ़ा रखे हैं। तो इसका आंसर होगा आपका परनामी संप्रदाय के कौन है? संत प्राणनाथ, जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है। ब्रह्म संप्रदाय किसका है? मध्वाचार्य का। सखी संप्रदाय हित हरिवंश गोस्वामी का। और श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का। तो देखना इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन जो है ये तीसरा सुमेलित नहीं है, क्योंकि सखी संप्रदाय जो हित हरिवंश है ये राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये याद रखना है आपको। निम्न में से कौन सी रचना मतीराम की है? तो यहाँ पर सुजान चरित्र, कवि प्रिया, ये जो कवि प्रिया है ये केशव की है। ललित ललाम या मतीराम की ये रचना है, ललित ललाम। जगत विनोद ये उसकी पद्माकर की है। ठीक है, अगला है तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी को लेकर बनाई गई है? तो ये जब आप फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उसमें आपका आ जाएगा। ये तीसरी कसम जो फिल्म है ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी को लेकर फिल्म बनाई गई है। समाज की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। तो आत्मविश्वास में अधिकरण तत्पुरुष समास है। असंगत छांटना है, प्रश्न पर ध्यान देना है। समाचार पत्र संप्रदान तत्पुरुष, शिक्षेणतर अपादान तत्पुरुष, गुणातीत करण तत्पुरुष। तो यह असंगत है, ये करण तत्पुरुष। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न नंबर 101। मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। मैं ध्यानपूर्वक शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? ध्यानपूर्वक को बताना कि क्रिया विशेषण आपके 4-5 प्रकार के होते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुन रहा है तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाण में तो मैंने आपको बताया था नापतोल का आएगा। स्थान में किसी जगह के बारे में बताएंगे और काल में आपको समय के बारे में सूचना मिलेगी। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक में ना तो काल है ना समय के बारे में कोई मिल रही है हमें सूचना, ना ही कोई स्थान के बारे में मिल रही है। तो किसके क्या है? ये रीति से हो रहा है कि ध्यानपूर्वक आपकी बात सुन रहा है। किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है?
ई प्रत्यय। देखने को सारे अक्षरों में ई की मात्रा है लास्ट में। तो अब आपको क्या करना है कि एक पूरा शब्द बाहर निकाल लीजिएगा। जैसे कि जानकी में जान निकाल लो तो जान की, और चांदनी में चांद की। तो चांद हमारे पास यहाँ क्या है, एक पूरा शब्द बच जाता है। सॉरी सॉरी, क्या कहा है, किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? ई प्रत्यय के योग से देखो, ई प्रत्यय नहीं है तो यह इसका होगा चांदनी। इसका राइट आंसर होगा चांदनी, जानकी, गांधारी और पार्वती। तो ई प्रत्यय नहीं है, ये इसमें चांदनी में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, असंगत छांटना है आपको। इसमें भी पहाड़ी एवं राजस्थानी उपभाषाएं सोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। मगही भोजपुरी एवं अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। कोरवी आकार बहुलता एवं ब्रज भाषा, ये तो मैंने, अब आपको ये बताती हूँ, अगर इससे संबंधित आपको पढ़ना है तो मैंने इतने अच्छे तरीके से ये चारों, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई होती तो ये चारे ऑप्शन आपको करने में बिल्कुल भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और मैंने सारा बहुत अच्छे ढंग से करवा रखा है। देवनागरी लिपि के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी है, जिस बच्चे ने नहीं देखी है देख लें SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जाकर। तो इसमें असंगत छांटना है और असंगत होगा इसका ऑप्शन बी, क्योंकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये बोलियां, 3 बोलियां आती हैं। और ये कह रहा है कि मगही भोजपुरी ये बिहारी के अंतर्गत आती हैं। तो ये ऑप्शन आपका असंगत हो जाता है। और कौन सी बोली आकारांत है, ये मैंने अपनी वीडियो में सारी बता रखी हैं। कुंवर नारायण को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? अब एक बात और बताते हूँ, व्यास सम्मान अगर आपको देखने हैं तो व्यास सम्मान जितने भी अब तक मिले हैं, जिस कवि को मिले हैं, सबकी मैंने वीडियो बनाकर अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर डाल रखी है। आप सर्च करें और देख लें। तो कुंवर नारायण को उसकी आत्मजयी पर मिला था। वैसे ये सारी रचनाएं कुंवर नारायण की हैं, आप याद कर लेना, लेकिन जो व्यास सम्मान मिला था वो आत्मजयी पर मिला था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है आपको। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत, तो अनुष्ठाता, अधिष्ठाता, उपभोक्ता में तृच प्रत्यय युक्त शब्द है। वैंते, रांघे, पौरुषे में ये प्रत्यय है। तो असंगत छांटना है आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। और जो ये 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इनमें क्या कुछ बताया गया ये भी आपको सीख लेना है, क्योंकि वैंते ये भी एक प्रश्न पूछा गया था। और रांगे, इन सब में आपका ये प्रत्यय ही है। ऐसे शब्दों में विनीता से वैंते बना है, रांगे रांगे पुरुष से पौरुष से बना है, और इनमें ये प्रत्यय जोड़ दिया गया है। पिटाई, दिखाई, जुताई में ई प्रत्यय है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के संदर्भ में संगत कथन चुनिए। ये कृष्ण काव्य धारा भी मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर पूरी करवा रखी है। कुम्मन दास अष्टछाप कवियों में अधिकारी के नाम से विख्यात थे। संगत कथन बताना है यहाँ पर। रास पंचाध्याय के रचयिता नंददास विठल नाथ के शिष्य थे तथा प्रारंभ में राम भक्ति की ओर उन्मुख थे। ये बात भी बिल्कुल सही है, और जब वीडियो देखोगे तो मैंने वहां पर भी ये प्रश्न आपको बताया गया है। तो यही संगत था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 107, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो वाल्मीकि और सारणी, ये बिल्कुल ठीक हैं, और बाकी सारे आपके गलत हैं। सभी विकल्प शुद्ध हैं, दोनों विकल्प बताने शुद्ध हैं। तो दोनों विकल्प में ऑप्शन बी में सभी विकल्प शुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 8 आता है हमारे पास, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ था। और एक और भी राजभाषा अधिनियम था, केवल एक ही नहीं था। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो ये कविता के कवि का नाम बताइए। तो ये है केदारनाथ सिंह की। और आगे है प्रश्न नंबर 110, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था, नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और महावीर शब्द निम्न में से क्या है? तो महावीर देखो यहाँ पर क्या है, योग रूढ़, महा और वीर 2 शब्दों के योग से बना है। तो ये योग है और रूढ़ भी है। रूढ़ इसलिए कि महावीर शब्द हम हनुमान जी के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं इस तरीके के, बिल्कुल आसान पेपर आया हुआ था।
प्रश्न नंबर 112 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 112, मानकीकृत देवनागरी लिपि के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनना है आपको। देवनागरी से देखो कितने प्रश्न आ रहे हैं, और देवनागरी के मैंने 4-5 जो है आपको, और प्रश्न मुझे पेपर लग रहा है इस बार भी इसी तरीके का आएगा, क्योंकि जो इस बार सिलेबस दिया है उस सिलेबस पर जब नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि सारा पेपर उसी सिलेबस में से है। मानकीकृत देवनागरी लिपि के संदर्भ में असंगत छांटना है आपको। हिंदी के शब्दकोशों में उचित ढंग से चंद्रबिंदु का प्रयोग आवश्यक है। अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण है एवं इनका उच्चारण स्थल केवल नासिका है, तो ये आपका असंगत है। मैं सारे ऑप्शन यहाँ नहीं पढ़ूंगी, आप ढंग से पढ़ लेना। कामचोर कहानी के लेखक, देखो ये पाठ हमने पढ़ा रखा है, तो कामचोर कहानी के लेखक कौन है? इस्मत चुगाई है। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर कोई बच्चा विषय सूची वाली भी अगर वीडियो देख ले ना, तो वो ये दोनों प्रश्न सही कर देता। एक जो प्रश्न नंबर 91 था कि वन के मार्ग में विधा की दृष्टि से कविता है, और कामचोर कहानी के लेखक कौन है, तो इस्मत चुगताई है। दो प्रश्न आपके यहाँ से एक इसी वीडियो से 10-15 मिनट की हार्डली ये वीडियो है, उसी से आपको बहुत फायदा हो जाएगा। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो परिमाणवाचक अभी मैंने करवाया था, जब इसी का एक 15 नंबर वाला एक वीडियो डाली है मैंने कॉमन पार्ट की, तो उसमें करवाया था। परिमाण में आपको नाप तोल के बारे में कहा जाता है, तो चाय जो इसमें द्रव्य पदार्थ आ जाते हैं आपके, तो देखो वही प्रश्न है कुछ इस तरीके का। ये थोड़ी सी चाय बनाना, ये इसका राइट आंसर होगा। और केले जो है इनकी संख्या होती है, पुस्तकों की भी संख्या होती है, और आसमान में अनगिनत तारे हैं, ये बात बिल्कुल सही कह रखी है। तो परिमाणवाचक नाप तोल वाली बात ये चाय में ही बनती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कहा है तो यहाँ अनिश्चित नहीं पूछा, नहीं तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता। कौन सी कहानी विद्यासागर नोटियाल द्वारा लिखी गई है? तो ये माटी वाली लिखी गई है। ये अभी हमने नहीं पढ़ाई है, आपके वितान कृतिका में से है ये, तो ये इसने लिखी है माटी वाली। और अगर फिर मैं वही विषय सूची वाली बात आती है, अगर आप विषय सूची वाली वीडियो देख लेंगे तो आपका ये प्रश्न भी आपका सोल्व हो जाएगा। इतनी आसानी से कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प आपको छांटना है। असंगत विकल्प छांटना है, तो प्रश्न है हमारा 116, उपमा अलंकार को राजशेखर अलंकारों का शिरोरत्न कहते हैं। उपमेय के अंतर्गत अप्रस्तुत वस्तु वर्णन किया जाता है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सैकलंक सिय मुख समता पावन किमी चंद बापुरो रंग में व्यतिरेक अलंकार है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन जो है बी है, ऑप्शन 2 है, ये बिल्कुल असंगत है यहाँ पर। तो आपको ये 3 बातों से सीख लेने की, ये 3 बातें बिल्कुल सही दे रखी हैं, हो सकता है अगली बार आपके ये ऑप्शन है यही प्रश्न बन जाए। देखो फिर से यही बात आ गई, ये कविता हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये भगवती चरण वर्मा की है। बिल्कुल लाइन टू लाइन मैंने पढ़ा रखी है अपने चैनल पर। प्रश्न नंबर 118 है, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के जो फूल है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, और विधा की दृष्टि से एक निबंध है। हवा हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, तो ये भी मैंने बताया पाठ पढ़ाते वक्त। तो हवा हो जाना मतलब गायब हो जाना। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, गांधी जी का ये प्रिय वचन भजन किसके द्वारा रचित है? तो गांधी जी का ये भजन जो है नरसिंह मेहता ने लिखा है, जिसमें ये पंक्तियां कही गई हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? तो पद्मावत अवधी भाषा में रचित है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी रचना महादेव वर्मा की है? तो इनमें है, जैसे माटी वाली तो अभी आया था, विद्यासागर नोटियाल की है, और बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद की है, तो ये है महादेव वर्मा की मेरे बचपन के दिन। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। संधि विच्छेद करना है यहाँ पर। संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना है, तो मतलब 3 संधि आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सी? भू प्लस उष्मा भूष्मा, ये बिल्कुल सही है। कृपाचार्य कृप प्लस आचार्य, ये भी सही है। और गुरुवोदोचार्य गुरु प्लस औदार्य, ये भी आपकी बिल्कुल सही है। और जो असंगत है वो ऑप्शन 3 है। तो हो सकता है
अगली इस बार आपकी ये जो 3 ऑप्शन बच गए, इन्हीं में से इसी तरीके का कोई पूछ ले, तो इस तरीके से आपको पढ़ते जाना है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, ये पंक्ति आपको पता है कि रैदास जी की है। मेरे संग की औरतें कहानी की लेखिका कौन है, तो मेरे संग की औरतें कहानी है ये एक, और ये मृदुला गर्ग ने लिखी है। और बाण भट्ट की जो आत्मकथा उपन्यास है ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न नंबर 127 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 127 है, आदिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। आदिकाल मैंने संपूर्ण करवा रखा है अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर। आदिकाल की अंतिम समय सीमा के निर्धारित बिंदु पर सभी इतिहासकार एक मत है, एक मत है। देखो किसी भी इतिहास, किसी भी काल की सीमा जो है ना तो एक बिंदु पर शुरू होती है और ना ही एक बिंदु पर खत्म होती है, तो सारे इतिहासकार एक मत कैसे हो सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन जो है यही सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ऑप्शन भी आप देख लेना, ये बिल्कुल तीनों सही दे रखे हैं। निम्न में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो कृतवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है। रोगी से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य है आपका। और राम से चुप नहीं बैठा जाता, ये भी वो कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये भी भाववाच्य है। सीता द्वारा गाना गाया जाता है, तो ये कर्मवाच्य है। और यहाँ पर कृतवाच्य पूछा है तो डाकिया डाक वितरित कर रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस अर्थ में हुआ है, तो जो ध्वनि का प्रयोग है वो प्रतीयमानार्थक शब्द में हुआ है। इसके लिए आपको सारे संप्रदाय पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन इस बार तो संप्रदाय आपके सिलेबस में दे नहीं रखे हैं। और आगे है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। अभी मैंने पीछे बताया था 15 नंबर वाले में या पिछले प्रश्न में, तो श्रृंगार काल किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा है, श्रृंगार काल कहा है। और धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। ठीक है, और मिश्र बंधुओं ने चारण काल कहा है। निम्नांकित में से पुल्लिंग है, पुल्लिंग बताना है आपको, तो यहाँ पर पुल्लिंग है सवि, निम्नांकित में पुल्लिंग है सरिता, वनिता, दुहिता, सविता। ये कुछ हजम नहीं हुआ प्रश्न में, तो ये जो ऑप्शन मैंने टिक कर रखा है ये आपने आंसर की के हिसाब से कर रखा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था लोकायतन पर। ठीक है, इस पर भी बच्चों ने लगाया था कि चिदम्बरा पर भी, या आप जो आपकी ऑप्शन की थी उसमें आपका बी माना गया था ये। ठीक है, और मेरे ख्याल से तो चिदम्बरा पर इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। बच्चों ने इस पर ऑप्शन भी ये भी लगाया था, ऑब्जेक्शन भी लगाया था। रस के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए, तो असंगत बताना है। ये 3 बातें आपकी बिल्कुल सही है, और ये असंगत है कि अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होना ही लोकोत्तर चमत्कार है, ये रस नहीं है। रस ये है, रस का आस्वाद लौकिक है जबकि रस अलौकिक है। ये सारी बातें आपको पढ़ लेनी, ये भरत मुनि का रस सूत्र है, तो ये बिल्कुल सही है। ये बात यहाँ बिल्कुल असंगत है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द का चयन करना है यहाँ पर, तो प्रामाणिक मैंने बताया था जहाँ पर भी इक प्रत्यय लग जाता है तो जो पहले वाला प्रथम स्वर होता है, यहाँ पर ए है प्रथम स्वर प के अंदर, तो ये आ हो जाएगा, तो ये प्रामाणिक हो जाएगा। जहाँ पर इक लग जाता है तो प्रथम स्वर में अंतर आ जाता है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द है आगामी, शुद्ध शब्द है आगामी। दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है, आके ए का डंडा नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, अगली बार ये पूछ ले, दुर्वस्था होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुझे लगा उसे दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है, उसके हाथों तथा माथे पर नसें उभर आई हैं। प्रस्तुत पंक्ति किस कहानी की है, तो ये कामतानाथ प्रसाद जी कामतानाथ की है, शायद ये लाख की चूड़ियों वाले का है ये लेखक, तो उसमें ये बात बताई गई है। ये भी अगर आपको पढ़ा है ये पढ़ सकते हैं, चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। कट्टर शब्द में प्रयुक्त ट व्यंजन गुच्छ किस श्रेणी का है,
तो ये द्वित्व व्यंजन होते हैं, इस तरीके के जो इकट्ठे वर्ण आते हैं। युद्ध करने की इच्छा वाले को क्या कहा जाता है? तो युद्ध की इच्छा वाले को युयुत्सु कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 138। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। इसमें बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इसमें ओज गुण है, जहाँ पर वीर और उत्साह से भरा हुई बातें मिलती हैं जिन पंक्तियों में, वहाँ पर ओज गुण होता है, आपका वीर रस होता है। जैसे उनके दिन फिरे कहानी का संग्रह, ये हरिशंकर परसाई जी का है, ये तो याद करने वाली बात है। असलियत शब्द स्रोत की दृष्टि से क्या है? तो असलियत शब्द विदेशज है। कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है? मैंने आपको बताया अभी 15 नंबर वाली जो कॉमन हिंदी करवाई थी कि जहाँ पर भी आधे अक्षर के बाद कोई भी आधा वर्ण हो, आधे अक्षर के बाद आपको य, व और र मिल जाए, तो ये का ई हो जाता है, ये का ऊ, व का ऊ हो जाता है, व का ऊ हो जाता है, और री र का री हो जाता है, री का र हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, और रैक ये ई का ये हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ई का ये हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है, री का रे हो जाता है, ठीक है। और ये अगर इन तीनों अक्षरों के आगे आपको आधा अक्षर मिलता है तो वहाँ यण संधि होगी। तो आपको पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो आपको पता है इसमें यण संधि है, इसमें भी यण संधि और इसमें यण संधि नहीं है। मतंग किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ये मतंग हाथी का है। पर्यायवाची आपको याद करने पड़ेंगे। 143 पे आ जाइए, प्रश्न नंबर 143। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कबीरदास जी की है। निम्न शब्दों में से किस में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सु उपसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, स्वस्थ में। ये बाकी अक्षरों को पढ़ के देख लेना। और सु उपसर्ग ऊ किसके संदर्भ में निकलेगा? ये सारे ही अक्षर आपको दिख रहे हैं, आधे अक्षर हैं और आधे अक्षर के बाद ये और वह दिखाई दे रहा है, तो ये यण संधि के हैं। लेकिन स्वस्थ में जो है सु उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति, तो ये अंधा युग है। महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को, वर्तमान युग को दर्शाया गया है महाभारत काल की पृष्ठभूमि के आधार पर, किसमें? अंधा युग में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 146, नहीं 146 यहीं पर है। रजनी बीती भोर भयो है, घर खुले किवारो, गोपी दई मथत सुनिए तय कंगना के जनकारो, ये पंक्ति जो है मीराबाई की है। और नेक्स्ट प्रश्न है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ये पंक्ति किस रस का उदाहरण है? कि तुमने सीता मृग नैनी को देखा क्या? आपको पता है कि ये पंक्तियां भगवान राम ने कही है और सीता के वियोग में कही है, तो वियोग श्रृंगार रस होगा यहाँ पर। तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर डालते हो। प्रस्तुत पंक्ति किस कहानी से ली गई है? ये मिठाई वाले से ली गई है, और ये पाठ भी मैंने अपने SY चैनल पर पढ़ा रखा है। किस शब्द में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पर शब्द देखना है आपको, तो अत्यंत में जो है हम यहाँ पर पंचम वर्ण के स्थान पर यानी कि न के जगह पर हम अनुस्वार यानी कि इसका प्रयोग कर सकते हैं। विजन का क्या अर्थ होता है? ये कविता पढ़ाई थी आपको, चिड़िया वाली में से है, तो जो सुनसान स्थान होता है उसे विजन कहते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। बस यही थे हमारे 50 के 50 प्रश्न, मैंने यहाँ पर आपके ऑप्शन के साथ सोल्व करवा दिए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक, सारे बच्चे लाइक करेंगे तो ही मैं अगली बार वीडियो डालूंगी, अदरवाइज़ नहीं डालूंगी। मैं ये समझूंगी कि आपको वीडियो पसंद नहीं आई। तो आप ये वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो 60 प्रश्नों में से आपने देखा होगा कि कितना कुछ मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर करवा रखा है। तो देखिए, अलंकार भी मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे, ट्रिक के साथ करवा रखे। देखते ही आप ऑप्शन को कट करेंगे तो आप अलंकार भी हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। UGC नेट लेवल तक के करवा रखे, फिर PGT TGT STET तो है ही क्या चीज़।
तो बच्चों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको आगे की वीडियो और लेनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें अगर आप मुझसे और ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो। धन्यवाद।